हर रविवार आपकी बात में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम जानते हैं कि हमारे जो दर्शक हैं, रविवार आपकी बात कार्यक्रम में जिस तरीके से हम हर बार नई शख्सियत को आपके सामने लाते हैं, आपको रूबरू कराते हैं, उनका जीवन का परिचय हम कराते हैं, उनके जीवन से अगर कोई प्रेरणा मिलती है उसको भी हम आपको बताते हैं। और लगातार पहले इंटरव्यू में हमने उड़ीसा के प्रोफेसर सतीश कुमार अग्रवाल जी को आपसे रूबरू कराया था, केमिकल इंजीनियर थे। उसके बाद सतवीर सिंह जैन जो कि बैंकर थे, उनको हमने आपसे रूबरू कराया, आपने उसको बेहद पसंद किया। और तीसरे इंटरव्यू में लीजेंड ऑफ द म्यूजिक दिल्ली से सुभाष चंद्र भाटिया जी को हमने जो है आपसे रूबरू कराया था। और सुभाष चंद्र भाटिया जी के लिए, उस साक्षात्कार के लिए जितना आपसे ईमेल पे जो सुझाव आपके आए, उसकी प्रशंसा आपने की, उससे कहीं ना कहीं जो है वो डे नाइट इंडिया टीवी का जो है वो काम करने में जो है हमें बड़ी ऊर्जा मिली है। और हमारा संकल्प जो है और मजबूत हो गया है कि हम लगातार हर रविवार आपकी बात कार्यक्रम में नए नए लोगों को लेकर आएं, ढूंढ कर लाएं, और ये कोशिश हमारी जारी है। आज इसी क्रम में आज हमारे मेहमान होंगे अमरजीत सिंह कलिंगा जी, साहित्यकार हैं और चैनल न्यूज़ के सीनियर एडिटर हैं। ये ऐसी शख्सियत है हमारे साथ में कि जब हम उनसे आपको रूबरू कराएंगे तो आप जानेंगे उनके बारे में, उनकी क्या खासियत है वो हम आपको बताएंगे। इससे पहले कि हम उनसे चर्चा शुरू करें, डाल लेते हैं उनके जीवन पर एक। हर रविवार आपकी बात कार्यक्रम में डे नाइट इंडिया टीवी के जो दर्शक हैं, देशवासी हैं, उन सभी को नववर्ष पर बहुत बहुत शुभकामनाएं दे रहे हैं और उनके घरों में सुख शांति की कामना कर रहे हैं। और आज हर रविवार आपकी बात में हमारे मेहमान हैं एयरफोर्समैन, राइटर, सीनियर एडिटर, साहित्यकार अमरजीत सिंह कलिंगा। उन्होंने कई किताबें लिखी हैं, लघु बुकें लिखी हैं और उसके अलावा 2 किताबें उनकी छप चुकी हैं और सीनियर एडिटर हैं चैनल न्यूज़ के। और आज हमारे साथ में विशेष मेहमान हैं हर रविवार आपकी बात में, उनके साथ में वरिष्ठ पत्रकार, उनकी किताबें दिख रहे हैं। और ये पाकिस्तान के पेशावर में जन्मे और इनके सभी मित्र लोग इनके साथ में, वरिष्ठ पत्रकार मधुर जी, कृष्ण मधुर जी और उनके तमाम सहयोगी उनके साथ में, जीवन के सीनियर सिटीजन। ये किताब उनका जिंदगी का आखिरी पड़ाव। और साडा गगनदीप सिंह है, अपना चंडीगढ़ कॉलेज में पढ़े, मेरे देवते हैं, शिमला में रहते हैं। और ये मेरे बड़े दामाद हैं जी, जगदीप सिंह जी। जी आपका स्वागत है शिमला में जी, इनका वहाँ पे बिजनेस है जी। ये देवेंद्र पाल सिंह है जी, ये कृष्णानगर दिल्ली में रहते हैं जी। इनकी यहीं पे दुकान है शालीमार गार्डन में जी। और ये एक बदमाश है, ये आपका भी स्वागत है। छोटा देवता, हर रविवार आपकी बात में आपका स्वागत है जी। जी 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 जी। ये मेरी बीच वाली लड़की है जी जी, जगमीत कौर जी। ये बड़े वाली है हरलीन कौर जी। नहीं आपको हाँ, हरलीन कौर। और ये देवती है जी, लड़की है जी। सबका स्वागत है। और ये बड़े वाली की लड़की है, शिमला में पढ़ती है, ये यहीं पे पढ़ रही है दिल्ली में। हर रविवार आपकी बात में अमरजीत सिंह जी सर, आपका स्वागत है। और सबसे पहले तो मैं गुरु होने के नाते आपको प्रणाम कर रहा हूं सर। और मैं चाहूँगा कि इस जनता से जो हम आपको रूबरू करा रहे हैं, आप मुस्कुराकर जो है सवालों का जवाब दें। और मैं आपसे मुस्कुराकर सवाल पूछूंगा और जवाब भी जो है वो मुस्कुराकर ही मिलना, मुस्कुरा कर ही जवाब मिलेगा। और आप जो जनता से रूबरू हो रहे हैं यह अपने आप में एक यादगार होना चाहिए सर। सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा
आप सीनियर सिटीजन हैं, एयरफोर्स में रह चुके हैं, साहित्यकार हैं और चैलेंज न्यूज़ के सीनियर एडिटर हैं। आज जो भी हैं, हमारे जो दर्शक है जो इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, वो जानना चाहते हैं कि आपका जन्म कब हुआ, कहाँ पर हुआ? मेरा जन्म 1945 में जी पेशावर में हुआ। हर रविवार आपकी बात में आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। थैंक यू सर। सबसे पहले तो मैं आपको प्रणाम कर रहा हूँ। आप मेरे गुरु भी हैं और सीनियर सिटीजन भी हैं और एयरफोर्स में भी आप नौकरी कर चुके हैं। भारत विभाजन के भी आप गवाह हैं और दो लड़ाई जो भारत ने लड़ी हैं उसकी भी आप गवाह हैं। पत्रकार भी हैं, साहित्यकार भी हैं। हमारे दर्शक जो हैं इस कार्यक्रम को देख रहे हैं वो जानना चाहते हैं कि अमरजीत सिंह इतनी सारी खूबियों के साथ कब और कैसे हिंदुस्तान में कहाँ जन्म हुआ है आपका? कौन सी वो मट्टी है जिसने इतने महान सपूत को जन्म दिया सर? मेरा जन्म 1945 में पेशावर में हुआ जी, जो इस टाइम पाकिस्तान में है जी। और 2 साल की उम्र में था जब हम पार्टीशन बना है, हुआ है पार्टी, हिंदुस्तान पाकिस्तान बना है जी। तो हम उससे 1 में जुलाई के महीने में जी हम आगे से पटियाला में जी, पटियाला में 2-3 महीने हम कैंप में रहे हैं जी। उसके बाद हम शिमला में चले गए जी। शिमला में ही उसके बाद हम सेटल हुए, वहाँ जाके सेटल हुए। हमारे फादर साहब ने वहीं पे व्यापार किया जी और वहीं पे मैं पढ़ा लिखा हूँ जी और वहीं पे सब कुछ, मतलब पढ़ाई लिखाई वहीं सब वहीं हुई है। वहीं से मैं एयरफोर्स में किया हूँ जी। अच्छा, एयरफोर्स में भी वहीं से? हाँ, वहीं से किया हूँ। 63 में एयरफोर्स ज्वाइन की थी मैंने जी। तो आपको अपना स्कूल याद है? कहाँ पर स्कूल था? बिल्कुल याद है। एक तो था हरकोट बटलर हाई स्कूल जी, वो बिल्कुल जैखू के पास है, शिमला में जी। और उसके बाद मैं SD हाई स्कूल में पढ़ा हूँ जी, वहीं से मैंने मैट्रिक किया जी। स्कूल में आपको कोई अध्यापक याद आते हो? बिल्कुल, मिस्टर कॉल थे जी, ये वो थे। और एक बटलर हाई स्कूल में मिस्टर मेघराज थे जी, योगराज, मेघराज जी। और इधर एक मिस्टर गंजू थे जी, दोनों कश्मीर, कॉल साहब और दोनों कश्मीरी थे जी। बहुत अच्छे टीचर थे जी, उनसे हमने बहुत कुछ सीखा जी। क्या खासियत थी उनकी आप जो आपको अभी तक याद है? खासियत तो बहुत की, पढ़ाते बहुत बढ़िया थे जी, पर कभी कभी जी जी एग्जाम में जी कुछ नकल करने का भी टाइम दे देते थे। तो कौन थे 3 टीचरों के आपने नाम बताए? मिस्टर कॉल थे हमारे। कॉल जी? हाँ, अच्छा पढ़ाते थे? हाँ, बहुत अच्छा पढ़ाते थे हाँ जी, पर बहुत लीनियंट थे। अच्छा, क्या पढ़ाते थे वो? हमारे इंग्लिश पढ़ाते थे। इंग्लिश पढ़ाते थे और कहते थे कर लीजिए, बस वो थोड़ा सा टाइम दे ही देते थे। अच्छा, तो कितने जो उस जमाने में जो पेपर हुआ करते थे हाँ, कितने घंटे का पेपर होता था? 3 घंटे का। 3 घंटे? हाँ हाँ, उस टाइम 3 घंटे का ही पेपर होता था जी। और कुछ याद आपको आता है उनका, अपने अध्यापक का? अध्यापक का यही है कि वो टाइम हो गया थोड़ा सा, अच्छा, नहीं याद नहीं है इतना ही याद। आपने 3 अध्यापकों के नाम बता दिए, आपके स्मरण है, आपको बधाई बहुत बहुत। और ऐसे शिक्षक हों और ऐसे छात्र हों तो मैं कहता हूँ शिक्षक को भी प्रणाम करना चाहता हूँ मैं। और कुछ याद आता है सर आपको बचपन का और स्कूल टाइम का? मैं शुरू से ही एक्टिव रहा हूँ जी। मैंने ACC, NCC जी और स्कूल में टूर्नामेंट्स में जी हर टाइम हिस्सा लिया मैंने जी। मैं टूर्नामेंट रेस दौड़ता था जी, वहाँ भी प्राइज मैंने लिए हैं जी। और आज भी जी, आज की डेट में भी, इस उम्र में भी हाँ जी, मैं रेस दौड़ता हूँ। मैंने अभी भी 2-3 प्राइज अभी। बहुत बहुत बधाई सर, बधाई आपको। हाँ। सीनियर सिटीजन होने हो गए। और कुछ स्कूल का याद आता है आपको? और स्कूल का ये याद आता है कि हम फर्लो मास्टर से स्कूल से भाग जाते थे और आवारा गश्ती तो नहीं कह सकते जी, 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 पर मटर गश्ती कह सकते हैं इसको। बचपना मटर गश्ती का होता है। आवारा गश्ती का क्या मटर गश्ती करते थे? तो हम एक जैकू पे 5 बेंच जगह है जी, वहाँ पे जाते घूमते थे जी, या फिल्म देखने चले जाते। क्या बात है, कौन सी?
5 आने की फिल्म 31 पैसे का टिकट होता था जी। और मुझे 1-2 फिल्में याद हैं जी। एक तो ये हरियाली और रास्ता जी। और एक और मनोज की फिल्म आई थी, मनोज कुमार की वो थी। और फिल्में तो बहुत देखी है पर याद जो है ना, याद नहीं, इतनी नहीं है। कोई आपका फेवरेट कोई जो है हीरो? एक्चुअल में मैं सबसे ज्यादा जो है राज कपूर जी को। हाँ जी जी। और सिंगर जो है मेरे मुकेश जी हैं। मुकेश जी, हाँ बिल्कुल। मैं गाना याद है आपको उनका? बिल्कुल पसंद है। हाँ। याद भी हैं जी। पर मैं अगर बीमार भी पड़ जाऊँ ना जी और मुकेश के गाने लग जाए जी तो मैं बुखार मेरा दूर हो जाएगा, मैं बैठ जाऊँ। क्या बात है सर, क्या बात है सर। ऐसा लगा मतलब मुकेश जी के गानों में वो ताकत है कि मतलब आपका बुखार भी भाग जाता था। गा तो सकता नहीं जी पर सुन सकता। कोई गाना तो याद होगा? नहीं याद तो बोला मैं गा नहीं सकता। नहीं गा नहीं सकते, सुना वैसे ही बता दीजिए, कोई मुखड़ा वैसे बता दीजिए। मुकेश जी का कोई गाना याद आता हो आपको? दिल जलता है तो जलने दे, आंसू न बहा फरियाद न कर, दिल जलता है तो जलने दे। बहुत बढ़िया सर। और कुछ याद आता है सर? हाँ बहुत है। एक और सुना दीजिए, हमारे दर्शक सुन रहे हैं आपको सर। नहीं याद आ रहा है? कोई आपको मनपसंद हीरो आपका? वही है राज कपूर। राज कपूर, हाँ हाँ बिल्कुल बहुत अच्छा। कोई फिल्म याद आती है उनकी? फिल्म संगम थी उनकी, गंगा यमुना, ये जिस देश में गंगा बहती है। जी देश में गंगा बहती है जी। और अंदाज थी फिल्म जिसमें दिलीप कुमार और राज कपूर थे जी। और नरगिस थी। ये जहाँ पे हम रहते थे ना शिमला में, जी जी, तो हमारे सामने शूटिंग हुई थी। जी 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 जी। तो वो शूटिंग भी देखी है, वो याद है। जी जी जी, छोटे छोटे थे हम। जी हाँ। और कुछ आपको याद आता है अपने उस स्कूल समय का? कोई दोस्त याद आता है आपको? दोस्त तो हैं बहुत हैं पर अब जब शिमला जाता हूँ जी तो जिसका भी पूछता हूँ वो कहते हैं जी वो तो भगवान को प्यारे हो गए। भगवान को प्यारे हो गए। हाँ कुछ गिने चुने दोस्त थे, वो कुछ बाहर चले गए जी, कोई शिमला छोड़ के चले गए और कुछ जो हैं ऊपर भगवान को प्यारे हो गए जी। एक थे हमारे एक अभी दोस्त थे रणवीर सिंह, हम मोहल्ले में इकट्ठे रहते थे जी। तो उनके साथ हम गुल्ली डंडा क्या पिट्ठू क्या बहुत गुल गेमें खेलते थे जी। उनकी भी अभी 1 महीना पहले, वो दिल्ली में थे इंदिरापुरम में, यहाँ पे गाजियाबाद में जी, अभी 1 महीना पहले उनकी भी डेथ हो गई जी। कुछ याद आती है उनको? याद तो देखो पुराना टाइम में याद तो आती है जी, अतीत तो भूलता नहीं है ना कभी भी। जी 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 हाँ, वो यादों को भुलाना पड़ता है जो अतीत नुकसानदेह हो। जी जी जी। पर जो यादें हैं ये तो यादें हैं जी, तो इनको यादों को तो भूला नहीं जा सकता ना। जी जी जी। और कुछ बचपन की कुछ खुरापातें याद आती हो? उसके बाद खेल में कुछ याद आता हो? नहीं, खेल में तो मैं रेस ही करता था, रेस ही दौड़ता था। नहीं, जब बचपन में तो उस समय टीवी नहीं होता था, इंटरनेट नहीं होता था, तो खेल होते थे, गिल्ली डंडा वगैरह ऐसा कुछ होता था? हाँ गुल्ली डंडा खेलते थे, गुल्ली डंडा, क्रिकेट खेलते थे, पिट्ठू एक था जी, पिट्ठू खेलते थे हम जी। मैंने रेड़ा भी चलाया है। रेड़ा, ये जो हाँ रेड़ा होता है इसको सड़क पे लेके डंडे से चलाते थे। जी जी जी। बर्फ में स्लेज भी बहुत चलाई है जी 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 जी। ऊपर पहाड़ी पे चढ़ जाते थे जी, स्लेज में बैठ के नीचे रिड़ के आ जाते थे जी। हाँ वो भी किया ना। और कुछ याद आता है? और क्या और कुछ याद नहीं आता? उसके बाद एयरफोर्स में चला गया था जी। कोई पड़ोसी याद आता है आपको अपना, घर के बराबर में कोई रहता हो आपका दोस्त? हाँ, एक हमारे ये सुंदीर लाल जी है ना जी, इनके या तो जीजा जी लगते हैं जी, ये हमारे घर के सामने रहते थे। ये थे किसी सीआरपीएफ में या किसी में थे जी। तो एक ये बात बोलते थे कि कैंप में हम जा रहते हैं ना जी जी, हमारी जो टॉयलेट्स होती हैं ना जी जी जी, नीचे कमरा बनाया होता जी, ऊपर बांसों के साथ जी जी वो कवर किया होता है, वहां बैठते थे, वो सारा नीचे गंद आता था। अच्छा। वो तो बोलते थे पर मैंने जब एयरफोर्स में गया हूँ ना जी, तो मेरी पोस्टिंग हुई थी जोराट में, जंगलों में जी। तो वहां भी हमारी, तब मैंने देखा भी हाँ भी वो जो कहते थे सच कहते थे, वही हमारी वहां पे थी। अच्छा अच्छा।
तो लोहड़ी मांगते थे जी। लोहड़ी के टाइम तो ये इनके जो सुनील दत्त के जीजा वो हमारे साथ जाते थे। अच्छा। वो भी सामने लोहड़ी मांगते हमारे लिए कलेक्शन करके देते। जी 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 जी। और कुछ आपको और कुछ याद आता है आपको, मतलब अपने दोस्ती के सर्कल में कोई शिमला में स्कूल में या कोई ऐसी कोई जगह जहाँ पर लोग जाते थे, स्कूल के बच्चे पहुंच जाते थे, ऐसा कुछ याद पड़ता है आपको? कोई ऐसा कोई ऐसा है कि वहाँ पे हर साल वहाँ पे फेस्टिवल होते हैं जी रिज के ऊपर जी। तो बाहर से आर्टिस्ट आते हैं जी। चारों तरफ से कवर कर लेते हैं जी। बिना टिकट के जाने नहीं देते जी। पर हम खुराफाती थे जी। हम बिना टिकट के अंदर घुस जाते थे। बगैर टिकट घुस जाते थे? हाँ बिल्कुल घुसते थे। तो वो दिन याद आते हैं आपको? हाँ बिल्कुल याद आते हैं। वही यही चीजें तो याद करने वाली होती हैं। अतीत को याद करते हाँ हैं? बिल्कुल। हाँ? यही चीजें याद अतीत की यही चीजें याददाश्त होती हैं जी। और जो नुकसानदेह होती है उसको तो मैं याद करता ही नहीं हूँ। जी 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 जी। देखिए अभी हमने अमरजीत सिंह जी से उनका स्कूल का बचपन पूछा, उनके दोस्त पूछे, उनके अध्यापक पूछे, और कहीं ना कहीं इस उम्र में सीनियर सिटीजन होने की स्थिति में कई बार क्या होता है, यादें जवाब दे जाती हैं। लेकिन आज भी मुझे गर्व है कि मेरे गुरु हैं ऐसे कि आज भी इनको पुराने दिन याद हैं, और मैं इनको बधाई देना चाहता हूँ और ईश्वर से इनके लिए कामना करना चाहता हूँ कि ईश्वर इनको स्वस्थ रखे और दीर्घायु दे। अभी हम इनसे चर्चा जारी रखेंगे। अमरजीत सिंह जी से काफ़ी सारी बातें उनसे पूछी। अब हम जा रहे हैं उनसे जानने के लिए कि वो साहित्यकार भी हैं, उन्होंने किताबें भी लिखी हैं, और लेखन में भी जो है अपने उन्होंने जो है वो लोहा मनवाया हुआ है, और उनसे जानेंगे कि उन्होंने क्या किताबें लिखी हैं, कौन सी किताबें लिखी हैं, किस विषय को लेकर लिखी हैं, ये जानेंगे। सर आपने किताबें भी कुछ लिखी हैं? हाँ मैंने किताबें लिखी हैं। पहले तो लोक कथाएं आपने लघु किताबें लिखी है 12-13 के करीब, मतलब 1 दर्जन किताबें? हाँ दर्जन के करीब पहले लिखी है। लिखने की आदत तो काफी टाइम से है, 30-35 साल हो गए मैं लिख रहा हूँ। तो कुछ ना कुछ मैं मैगजीनों में भेजता था उस टाइम। जी। तो उसके बाद थोड़ा सा ये जो मेरे अपने जानने वाले थे उन्होंने मुझे ये कहा कि आप कोई बड़ी किताब लिखो। तो उन दिनों मेरे दिमाग में एक ही चीज होती थी, बुजुर्गों के ऊपर कोई ना कोई ऐसा कुछ लिखा जाए, सीनियर सिटीजन के ऊपर लिखा जाए कि पब्लिक को सबको पता लगे कि आजकल के सीनियर सिटीजन की पोजीशन क्या है जी, उनकी मतलब क्या जरूरत है, क्या उनको समाज में स्थान मिलना चाहिए। इसका कारण है कि मैं आमतौर पे बुजुर्गों को देखता था उनकी हालात के देख के ऐसा लगता था कि आजकल के बुजुर्ग खुश नहीं है। हाँ उनको जो सम्मान मतलब इनको जीवन में खुशियां नहीं है तो क्यों नहीं है, ये उनको जो सम्मान मिलना चाहिए ना वो नहीं मिल रहा। उसके कई कारण है। उसके कारण सबसे बड़ा कारण है महंगाई, बच्चों के एजुकेशन ऊपर खर्चे। अब जो बच्चा है जो आजकल की जनरेशन है वो खर्चा बच्चों के ऊपर करे तो बुजुर्गों को कर देगा तो उसको हर दोनों तरफ देखना पड़ता है। जो तो समझ लेता है उसके बुजुर्ग तो, और जो बुजुर्ग समझ लेते हैं उसकी मुश्किलें तो वो तो बिल्कुल सुखी रहते हैं। पर जहाँ पे थोड़ी सी फ्रिक्शन पैदा होती है वहाँ पे दोनों ही अपसेट है। तो सर आपने कोई किताब लिखी है, बताएं, दिखा दें। हाँ मैंने एक किताब लिखी है जिंदगी का आखिरी पड़ाव ये 2014 में लिखी थी। 2014 में? हाँ इसका विमोचन पहले तो यहाँ पे हमने किया था गाजियाबाद में ही। फिर इसके बाद गोवा में जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं 2016 में उनके हाथों से हुआ था। सर ये वही किताब है जिसके लिए आपको मेडल भी दिया गया था? अभी कुछ दिन पहले मेरे को फोन आया था आइस्कॉन से। ये 18 आइस्कॉन जो हैदराबाद में कॉन्फ्रेंस हुई थी, कॉन्फ्रेंस उनकी हैदराबाद पहले जो गोवा में हुई थी ना तो वो भी आइस्कॉन की कॉन्फ्रेंस थी जिसमें ये किताब विमोचन हुआ था। और भी फिर 18वीं वो थी जो कॉन्फ्रेंस जो हैदराबाद में हुई थी तो मुझे वहाँ पे इनवाइट किया गया था इसके लिए तो मैं वहाँ पे गया था, मुझे वहाँ पे सम्मान किया। तो सर ये किताब आपने लिखी है, इसमें कोई ऐसा कोई है जो समाज को संदेश देता हो कि बुजुर्गों की हालत को मतलब सुधारा जा सके, उसके लिए कोई? मैं 2 चीजें तो बोलूंगा। पंजाबी में एक कहावत है कि रब नेड़े या कसूल ये जो चीज बोल रहा हूँ ये आजकल के बच्चों के लिए है।
रब नेड़े या कुसुन जी। कुसुन का मतलब होता है कि ये मुक्का जो है ना जी। ये आपके नजदीक है या परमात्मा नजदीक है जी। तो हर एक को कहता है ये मुक्का। जी जी जी। ऐसे ही मैंने एक लेख लिखा जो कि पंजाब केसरी में बहुत अच्छे, उन्होंने बहुत अच्छी हेडिंग के साथ प्रिंट किया था। जी जी। उसमें लिखा था मैंने जी कि परमात्मा नेड़े या जन्मदाता। जी। क्यों परमात्मा को हमने आज तक देखा तो है नहीं है जी। हम महसूस ही कर सकते हैं, जैसे कि हमारे बुजुर्गों ने बोला है जी जी। कि ऐसे भगवान है परमात्मा है तो हम उसको समझते हैं हाँ ही परमात्मा है। जी जी जी। पर हमने माता पिता को देखा भी है जी। इनको हमने महसूस भी किया, इनका प्यार भी लिया और जो कुछ भी आज हम बने हैं जी। जो कुछ भी है वो माता पिता के कारण है। जी। जन्मदाता ने ही हमें इस पीछे पहुंचाया ना। जी जी। तो हम अगर उसको नहीं पूछेंगे जी तो हमारे जीने का मेरे को लगता कोई मकसद ही नहीं। तो लेखन के क्षेत्र में आप क्योंकि आपने जो जो हमारे देश के जो सीनियर सिटीजन हैं हाँ उनका जीवन देखा, उनको जो किस तरीके से बेहतर बनाया जा सकता है, मतलब लेखन के क्षेत्र में वही आपको ले गया, वही हाँ बिल्कुल वही ले गया। मैंने कुछ तो वैसे देखा, कुछ हमारे अपने घर में भी जी। मैं जब अपने माता पिता के पीछे देखता था तो मुझे महसूस होता था वहां भी ऐसे ही था साफ साफ। जी जी। हम 3 लड़के जी। पर तीनों ही जी मेरे हिसाब से हम जो उनको दे सकते थे हमने नहीं दिया, नहीं दे पाए, नहीं दिया। अच्छा दिया ही नहीं तो क्या संदेश तो तभी से मेरे दिमाग में था कि कुछ ना कुछ ऐसा किया जाए कि बुजुर्गों को आने वाले टाइम में बुजुर्गों को कुछ ना कुछ राहत मिले। सर ये अगर आपसे पूछा जाए लबो लवादा, क्योंकि हमारे जो दर्शक डे 99 टीवी के जो दर्शक हैं और देश भर में देखा जा रहा है कार्यक्रम, तो जो आज की जो नौजवान पीढ़ी है और जो बुजुर्ग पीढ़ी जो सीनियर सिटीजन हो गए हैं, ऐसा कोई संदेश हो जो दोनों को सूट करता हो, जैसे नौजवानों को भी संदेश मिले और उसमें जो सीनियर सिटीजन हैं उनकी भी स्थिति में सुधार हो, वो समरसता है। वो तो एडजस्टमेंट है, मतलब दोनों का बिल्कुल दोनों को ही एडजस्टमेंट है, दोनों को मतलब नौजवानों को भी एडजस्ट करना पड़ेगा, बिल्कुल करना पड़ेगा, उसके बिना तो हो ही नहीं सकता। बुजुर्गों को भी हाँ उसके बिना तो हो ही नहीं सकता। जो बुजुर्ग है वो आजकल की जनरेशन की मुश्किलों को समझे जी, और जो आजकल की जनरेशन है जी वो बुजुर्गों की मुश्किलों को समझे। मतलब लबो लवाज एक बात निकल कर आ रही है, उन सर का ये कहना है कि जो हमारे जो सीनियर सिटीजन है और जो आज की जो हमारी जो युवा पीढ़ी है, दोनों को जो है कहीं ना कहीं जो है वो बर्दाश्त करना पड़ेगा और अपने जो मन की इच्छाएं हैं कहीं ना कहीं उनको त्याग करना पड़ेगा, और दोनों ही तरफ से सकारात्मक जो पहल होगी तो कहीं ना कहीं इससे जो है वो परिवार में जो कटुता आ रही है और नकारात्मकता जो परिवारों में जो दिखती है कहीं ना कहीं वो सकारात्मकता में तब्दील होगी। ठीक है सर, बिल्कुल आपका यही संदेश है। बिल्कुल संदेश। और मैं मानता हूं कि ये कार्यक्रम जो लोग देख रहे हैं, नौजवान देख रहे हैं, बुजुर्ग देख रहे हैं, उनको कहीं ना कहीं जो अमरजीत सिंह जी का जो ये जो संदेश है कहीं ना कहीं ये उनके जीवन में जो है वो समरसता तो लाएगा, उनके परिवारों में जो है वो सकारात्मकता भी लाएगा। अगर परिवार सकारात्मक हो जाएंगे तो देश और समाज तो अपने आप ही सकारात्मक हो जाएगा। सर एक मैं बुजुर्गों के लिए बोलना चाहता हूँ कि यही एक पंजाबी में कहावत है जी, चलदा फिरदा लोहा जी, बह गया तो गोहा जी, लेट गया तो मोया। अच्छा। इसका मतलब होता है जो चल फिर रहा है जी वो लोहे के बराबर है जी, जो बैठ गया जी वो गोबर के बराबर होता है कि उसको हटा के उठाओगे जी दूसरी जगह रखोगे जी जी, जैसे गोबर को हटाया जाता है ना, वो जो लेट गया वो तो समझे मरे हुए के बराबर है जी जी। इसलिए बुजुर्ग को ये चाहिए कि अपनी आखिरी समय तक जी चलते रहें, बिल्कुल चलने फिरने की कोशिश करनी चाहिए कि चलना फिरना ही बुजुर्ग के लिए जरूरी है, सबसे बड़ी एक्सरसाइज है जी। उससे पाँव से हर चीज जो आपके जितने भी शरीर के अंग है ना जी, पाँव से उसको ऊर्जा मिलती है जी। आप अगर पाँव चल रहे हो तो आपकी ये ऊर्जा पूरे शरीर में जा रही है जी जी, आपका दिमाग भी तंदुरुस्त रहेगा जी और आपका शरीर भी रहेगा जी। सर इसके अलावा भी कोई आपने किताब लिखी? हाँ इसमें एक और चीज बताता हूँ मैं, जो आजकल कुछ आपको याद भी पड़ता है कुछ? नहीं, मैं इसमें एक चीज मैं पढ़ के सुनाना चाहता हूँ। हाँ बताए सर। जी जी जी, माँ मेरी है, एक लघु कथा है जी, माँ मेरी है माँ तेरी है जी। एक दंपति के 4 पुत्र थे जी, पिता पुत्र को अपने पुत्रों पर बहुत गर्व था जी, उनको बढ़ते देख जी दोनों फूले नहीं समाते थे जी।
माँ उनके खान पान का पूरा ध्यान रखती थी जी। पिता उसकी हर फरमाइश पूरी करते थे उनकी जी। दोनों को पुत्रों पर बहुत आशाएं थी जी। चारों पुत्र माता पिता का अपना पहला हक जताते थे जी। जब माँ उनके लिए खाना परोसती तो चारों चिड़ाका कहते थे, पहला माँ पहले मुझे, माँ मेरी है। दूसरा पहले मुझे, माँ तेरी मेरी है। तीसरा पहले मुझे, माँ मेरी है। चौथा कहता पहले मुझे, माँ मेरी है। चारों कहते थे कि माँ मेरी है और मुझे पहले खाना दो जी। ठीक है। समय व्यतीत होता गया, चारों पुत्र बड़े हो गए, अपना अपना व्यवसाय करने लगे, घर बार वाले हो गए, माता पिता वृद्ध हो गए। अब चारों पुत्र अपने आप पर को व्यस्त सब बताते, माता पिता के पास बैठने को 2 मिनट भी ना मिलता उनको, दुख दर्द बांटने के लिए समय नहीं रहा। माता पिता दोनों से ही दूरी बना के रखते थे जी। जब अब माँ को कभी कभार किसी वस्तु की जरूरत पड़ती जी तो पुत्र कहते पहला माँ तेरी है, दूसरा कहता माँ तेरी है जी, तीसरा कहता माँ तेरी है, चौथा कहता माँ तेरी है। ये आजकल का समय है जी। जब लेना है तो माँ मेरी है, जब देना है तो माँ तेरी है। तो सर संदेश लवास क्या देंगे आप इसमें समाज को? समाज को यही संदेश है कि बुजुर्गों का पूरा ख्याल रखो, पूरा ख्याल रखा है। हाँ बिल्कुल, जो उन्होंने आपके लिए किया है जी तो आप उनके लिए जितना कर सको करो जी। जी 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 जी। और कोई किताब आपने लिखी? हाँ, एक और किताब लिखी है मैंने जी। ये है साडा अपना विरसा। साडा अपना विरसा, ये सिख सभ्यता के ऊपर है। अच्छा। इसमें भी सिख सभ्यता की बेस लिखा गया है, प्राइमरी चीज जी। जो प्राइमरी चीजें हैं ना सिखिज्म की, वो लिखी गई हैं। इसके अलावा और कोई किताब आपकी आ रही है? हाँ, मेरी एक किताब आ रही है, सफलता का मूल मंत्र। सफलता का मूल, वो 250 पेज की किताब है जी। वो आजकल के आधुनिक युग के लिए है जी। उन्होंने अगर सफलता प्राप्त करनी, उनको कोई भी कमी आ रही है जी तो उनको उस किताब से कुछ ना कुछ प्राप्ति हो जाएगी। हाँ जी जी जी। अच्छा सर, आप जो है ये चैलेंज न्यूज़ में जो है आप सीनियर एडिटर भी हैं सर। तो आज जो मीडिया जिस दौर में जा रहा है और जहाँ जिस चौराहे पे खड़ा है, तो मीडिया के लिए भी कोई संदेश देना चाहेंगे आप? बिल्कुल, मीडिया के लिए संदेश देना चाहूँगा जी। क्यों मीडिया आजकल की डेट में दबा हुआ है, ओपनली नहीं है। मतलब दबाव में काम कर रहा है, ओपनली नहीं है। दबाव किसका है? ऊपर हाई पॉलिटिशियन सरकारी हो गई, जो पॉलिटिशियन है, जो जिनके पास पावर होगी वही करेंगे ना जी। तो ये जब तक ये नहीं हटता, ये दबाव नहीं हटता, तो मीडिया कहाँ से फ्री हो जाएगा जी। मीडिया फ्री बात कर ही नहीं सकता। मतलब मीडिया को स्वतंत्र रखना चाहिए। बिल्कुल स्वतंत्र रखना चाहिए। जब तक वो स्वतंत्र नहीं है तो पब्लिक को पता क्या लगेगा भी असलियत क्या है जी। असलियत से तो मीडिया से पता लगता है ना। सर एक चीज और मैं जानना चाहूंगा, इस हमारी चर्चा हो रही है, मीडिया के ऊपर चर्चा हो रही है। हम देखते हैं कि लगातार जो है आज़ादी के बाद में 2 पक्ष ज़्यादा मजबूत हुए हैं। एक तो जो है जो सरकार जो है, सरकार में बैठे जो मंत्री हैं, हाँ, राजनीतिक लोग हैं, और दूसरे एक अफसरशाही मजबूत हुई है। तो मीडिया को मजबूत होना चाहिए था, मीडिया को मजबूत करना चाहिए था, नहीं कर पाए ये लोग, नहीं कर पाए। इनको स्वार्थ है ना। जब तक मैं स्वार्थी हूँ जी, मैं आपके ऊपर कंट्रोल ही करूंगा। तो इससे नुकसान किसका? समाज का हो रहा है, समाज का हो रहा है, देश का हो रहा है। देश पीछे जा रहा है, देश पीछे जा रहा है, बिल्कुल पीछे जा रहा है। मीडिया को कमजोर किया जा रहा है, बिल्कुल मीडिया को कमजोर किया जा रहा है। आज जरूरत है मीडिया को मजबूत मीडिया को अगर देश को आगे बढ़ाना है तो मीडिया का मजबूत होना जी बहुत जरूरी है। सर आप ऑनलाइन चैनल आप चला रहे हैं, चैलेंज न्यूज चला रहे हैं। हाँ जी। और अभी आगामी जो 16 तारीख है, जिसमें महाधरना नई दिल्ली के जंतर मंतर पे होने वाला है, तो उसमें पत्रकार अपनी मांगों के समर्थन में जो है वो वहाँ धरना देने वाले हैं। उसके अलावा नई मीडिया नीति लागू करने की मांग भी कर रहे हैं। उसमें एक बड़ी प्रमुखता से मांग कर रहे हैं कि जो ऑनलाइन जो चैनल चल रहे हैं, टीवी चैनल चल रहे हैं, यूट्यूब चैनल चल रहे हैं, उनको भी मान्यता दी जाए। तो क्या कहेंगे सर आप सरकार को? बिल्कुल मिलनी चाहिए मान्यता, बिल्कुल मिलनी चाहिए, बिल्कुल मिलनी चाहिए। आजकल तो देखो जी, अखबार तो कम जी, ये सोशल मीडिया सबसे पहले है जी। सोशल मीडिया मजबूत है ये मतलब आगे दिखाने में तो सोशल मीडिया ही है ना। मतलब सोशल मीडिया वो चीज कवरेज में तो सोशल मीडिया है जी। अखबार तो हर एक को पढ़ता ही नहीं है जी। हर कोई न्यूज देखता है।
और जो उसको न्यूज में दिखाई देता है, और ये देखा जाता है कि सुबह से लेके शाम तक एक ही न्यूज के ऊपर आज मीडिया चलता है। मतलब जो बड़े बड़े मीडिया चैनल है, हाँ सब एक ही डंडे पे चलता है, एक ही डंडे। जैसे सरकार ने अपना एजेंडा लागू कर रखा है, वैसे ही बड़े चैनल है, उन्होंने अपना एजेंडा लागू किया। मतलब समाज से कोई लेना देना उनको नहीं है। लेकिन जो छोटे ऑनलाइन चैनल है, यूट्यूब चैनल है, वो कहीं ना कहीं समाज की कहीं समाज के लिए आवाज उठा रहे हैं, बिल्कुल उठा रहे हैं। वो न्यूज चैनल जो है मजबूत होने चाहिए, उनकी संस्थाएं मजबूत होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। सरकार को ऑनलाइन मीडिया को मान्यता देनी ही पड़ेगी, बिल्कुल देनी चाहिए, और देनी पड़ेगी इनको, आज नहीं तो कल देंगे, देना ही चाहिए। हाँ बिल्कुल। चलिए, अभी हमने यहाँ पर उनके साहित्य के बारे में पूछा, और जो वर्तमान में जो हमारी जो मीडिया की जो स्थिति है उसके ऊपर जो है वो उन्होंने प्रकाश डाला, और बड़ी बोल्ड शब्दों में कहा और सरकार को एक संदेश दिया कि नई मीडिया जो है, नई मीडिया नीति जो है वो तुरंत सरकार लागू करे। उसके अलावा जो मीडिया संस्थान हैं और जो पत्रकार हैं उनको मजबूत बनाने की दिशा में जो सरकार को कदम उठाने चाहिए। उसके साथ ही जो तीसरा पक्ष जो है, थर्ड मीडिया जिसको बोलते हैं, जिसमें ऑनलाइन मीडिया जो है प्रमुखता से आकर खड़ा हो गया है, उसने अपनी उपस्थिति जो है वो जोरदार ढंग से जो है वो दर्ज करा दी है, लेकिन सरकार उसको मान्यता देने में कतरा रही है, ऐसा लग रहा है। और सरकार की मंशा के ऊपर कहीं ना कहीं सवाल उठ रहे हैं। जब अभी सर से भी बातचीत हुई, उन्होंने भी कहा कि जो ऑनलाइन जो मीडिया जो चैनल काम कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं समाज का जो दर्द है, समाज की जो समस्याएं हैं, उनको प्रमुखता से सामने ला रहे हैं, लेकिन सरकार उनको मान्यता नहीं दे रही है। और सरकार को इनको जो मान्यता देनी चाहिए, और उनको मान्यता मिलती है तो कहीं ना कहीं उससे समाज के अंदर जो कमियां और समाज की जो दर्द है वो जो दिखा रहे हैं उसको मजबूती से और सामने रखेंगे, और वो दर्द जो समाज का है वो कम होगा, और उससे समाज का जो दर्द कम होगा, समाज मजबूत बनेगा, और उससे देश भी मजबूत बनेगा। कार्यक्रम जो है हर रविवार आपकी बात अपने समय के मुताबिक अंतिम पड़ाव पे पहुंच गया है, और जो हमारे मेहमान हैं अमरजीत सिंह जी कलिंगा, उनके जीवन का दर्द कुछ होगा, उस दर्द को जानेंगे, क्योंकि हर इंसान की जिंदगी में कहीं ना कहीं जब हम परत दर जब हम खोलते हैं तो कहीं ना कहीं उस दर्द कहीं ना कहीं दबा होता है, और ये हमारे समाज की जिम्मेदारी होती है, महत्वपूर्ण जिम्मेदारी होती है। अगर उस दर्द को हम उस इंसान के साथ शेयर कर लेते हैं तो उनकी जो आगे की जो जिंदगी है उसको हम अच्छे ढंग से जीने में एक सहायक का काम करते हैं, और ये काम सभी को करना चाहिए। तो सर, कार्यक्रम अंतिम पड़ाव पे पहुंच रहा है, और जो हमारे दर्शक जो इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, कोई आपके जीवन का कोई ऐसा दर्द जो आपको देकर गया हो, जो आपको याद आता हो? जीवन का मतलब ही मुश्किलें, जी, दर्द, ये रूटीन में आती है। जी जी जी। पर कुछ दर्द ऐसे होते हैं, मुश्किलें ऐसी होती हैं जी, जिनको हल किया जाता है और भूल जाते हैं, हम अतीत में उनको भूल जाते हैं। जी जी। पर कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जी, जिनको हम आखिरी टाइम तक नहीं भूल सकते। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताऊंगा जो मेरा सबसे बड़ा दर्द, मैं तो छोटा सा था, 2 साल का, मुझे तो याद नहीं है, पर मेरे माता पिता ने वो झेला है जब हिंदुस्तान पाकिस्तान का डिवाइडेशन। जी, उस टाइम करोड़ों बंदे, करोड़ों लेडीज, बच्चे और बुजुर्ग जो हैं वहाँ से आए थे या यहाँ से गए थे। मुश्किलें तो सबको हुई थी, और 12 लाख के करीब मौतें हुई थी, और कितने लाख औरतों बच्चों ने झेला है, वो तो कोई रिकॉर्ड में नहीं है। बहुत दर्द था वो। हाँ बिल्कुल, बहुत दर्द था वो हमारे देश के, मतलब बड़ा बिल्कुल बहुत दर्द अंधा अध्याय, बिल्कुल मतलब काला अध्याय है वो हमारे देश। देखो, मैंने नहीं देखा, पर लेकिन जिस हिसाब से हमारे बाप ने झेला है तो उसको भी भूल नहीं सकते। उसके बाद जो दूसरा दर्द मुझे महसूस हुआ है, 92 में मेरे भाई की डेथ हो गई थी। जी, वो 50 साल की में था, उम्र में था, तो उसकी डेथ हो गई। तो
बहुत ज़्यादा फील हुआ था। आज की डेट में भी आप कह सकते जी बोल नहीं सकते जी। उसके 2-3 साल बाद मदर की डेथ हो गई जी, और उसके 1 साल बाद फादर की डेथ हो गई जी, और 2005 में मेरी जो अर्धांगिनी थी वो मुझे छोड़ी। सर ये बड़ा दर्द है जिंदगी का? बिल्कुल बहुत दर्द है। कभी याद आती ना है? बिल्कुल याद आती है, भूल ही नहीं सकते जी। हम देखो कुछ उनकी कोई याद हमारे आपको याद आती है जो बताना चाहते हैं, शेयर करना चाहते हैं दर्शकों? भाई उनके आज मैं जो इस पोजीशन पे हूँ माँ बाप के कारण हूँ, और बीवी ने मुझे पूरा सहयोग दिया है। हर कैसा भी टाइम आया मेरी जिंदगी में तो मेरी मिसेज ने मेरे को सहयोग दिया। आज याद आती है उनकी? बिल्कुल याद आती है, बहुत याद आती है। और वही कह रहा हूँ ना, कुछ ऐसी कभी लगता है आपके जीवन में? हाँ हाँ बिल्कुल अधूरा रह गया, पर उसको पूरा करने में ध्यान दूसरी से बांटना पड़ता। उनका भी कोई सपना रहा होगा? बिल्कुल रहा होगा। कभी बता दो? नहीं, कभी मन को तो लगता ही होगा कि लगता था, पर वो तभी बताती ना कर सकता। कुछ चीजें ऐसी होती है ना कर सका हूँ मैं, मुझे बताया नहीं, पर फील तो होता था, फील तो होता था जी, और महसूस तो होता होगा। बिल्कुल महसूस होता है कि जीवन साथी के जाने का एक बड़ा दर्द होता है। ऐसा होता है कि जो अतीत की यादें होती हैं ना, कुछ यादें तो भूली जा सकती हैं, उनको कुछ यादों को मजबूरन फेविकोल लगा के आप फाइलें बंद कर सकते हो जी। पर कुछ ऐसी अतीत की यादें होती हैं, जैसे ये दुख है, दर्द है, ये इनको भूला तो जिंदगी भर आखिर तक नहीं भूला जाता जी। जिस दिन गई होगी आपको छोड़, हाँ बिल्कुल। क्या मंजर रहा होगा सर? अरे रात को टीवी देख रहे थे 12 बजे तक, 12 बजे यहाँ से लाइट जाती थी और टीवी बंद हो जाती थी जी। ये 2005 की बात है जी। तो टीवी बंद किया, उसके 5 मिनट बाद ही कहती जी मुझे यहाँ पे दर्द हो रहा है जी। और दर्द क्या, उसको उसके 5-7 मिनट गई, वो मतलब जिंदगी भर का दर्द आपको दे गई? जिंदगी भर का दर्द दे गई। क्या मंजर रहा होगा वो अकेलापन, वो सूनापन? क्या नहीं सकता। मतलब वो पल आपकी जिंदगी में कभी भूल नहीं सकते? नहीं, बहुत याद आती है। हाँ बिल्कुल आती है, पर भूलना पड़ता जी। क्यों? जब अगर हम हर टाइम याद रखेंगे तो फिर जीवन भी नहीं जी सकते। आगे जिंदगी जीने के लिए तो बहुत कुछ करना पड़ता है। सर कहते हैं कि पति और पत्नी जीवन के जो गाड़ी के जो पहिए होते हैं, पर क्या करिए, तो ऊपर वाले का है, एक दोनों इकट्ठे तो जाते नहीं है जी। कभी कोई जाता है, कभी कोई जाता जी। हाँ, तो दूसरे को तो सहन करना पड़ता। और कोई दर्द है सर आपका जो आपको जीवन में बहुत दर्द दे? नहीं, ऐसा कोई और जीवन, यही 3-4 है मुझे, जो हमारे क्यों माता पिता का छाया बहुत होता है, हादसा बहुत ज्यादा जी, और भाई जवान था जी, मेरे से बड़े थे 2-3 साल जी जी जी। और मिसेज की भी ज्यादा उम्र नहीं थी, 50 साल की थी। 50 साल में वो आपको छोड़ सकते? हाँ हाँ, 50 साल में। हाँ, 14 साल बढ़ जा रहे हैं। 14 साल। हाँ, तो उसको जी मैंने अपने आप को टाइम के हिसाब से चेंज किया जी, कि उन चीज़ों को भूलने की कोशिश करता हूँ जी, पर फिर भी कभी ना कभी तो याद आ जाता। ये दर्द है जीवन का। हाँ बिल्कुल, हमेशा यादों में रहेगा। कभी अकेले में याद आती होगी? नहीं, ऐसा है कि मैं अपने आप को अकेला छोड़ता ही नहीं हूँ जी। मैंने अपनी किताबों को साथी बना रखा है। किताबों को साथी? जब रात को लेटता हूँ तो मैं किताबें पढ़ता हूँ, उसके बाद सो जाता हूँ। इसलिए थोड़ा सा टाइम निकल जाता जी, पर कभी फिर ना कभी ना कभी तो याद आ ही जाती है। क्यों अकेला रहता हूँ, लड़कियों की शादी कर दी है जी, 3 लड़कियां, तीनों की शादी कर दी है जी जी। उनका पूरा सहयोग है मेरे को जी। मैं घर में खाना तो बनाता नहीं जी, लड़कियों के यहाँ से आता जी, एक दिल्ली में रहती है, एक यहीं पे रहती है जी, तो दोनों के यहाँ से खाना आता है मेरा जी। वो घर में तो कुछ बनाने नहीं देती जी। कोई सपना है आपका जिंदगी का? सपना तो यही है कि जो कुछ हो चुका आज तक, जो कुछ समाज ने हमें दिया है जी, कुछ ना कुछ हम समाज को दें जी। और मैं तो ये चाहता हूँ कि एक संदेश देना चाहता हूँ गवर्नमेंट को जी, कि जितने पॉलिटिशियन हैं जी, उनको तो 5 साल बाद पेंशन हजारों में मिलती है, लाखों में मिलती है जी, पर जिस शख्स ने 60 साल
रिक्शा चलाया हो, मोची का काम किया हो या मजदूरी की हो, उसने भी देश सेवा की है ना। सरकार उनके बारे में सोचे, उनको कुछ ना कुछ तो मिलना चाहिए। उनको मिलना चाहिए। हाँ, 60 साल उन्होंने अपनी जिंदगी के देश के लिए गवाए हैं जी, देश के लिए किया है ना उन्होंने जी। अरे किसी जो कोई विधायक ने जूते भी सिलवाए होंगे जी, हाँ जी जी जी, रिक्शे पे भी बैठा होगा जी, किसी मजदूर से सामान भी उठवाया होगा जी, पर यार उनके बारे में सोचना भी तो बहुत जरूरी है ना। समाज के इस तबके के बारे में बिल्कुल बहुत शुक्रिया, बुजुर्ग सरकार को सोचना चाहिए, बिल्कुल सोचना चाहिए, उनको पेंशन मिलनी चाहिए। ये आपका सपना है, सपना का ये होना चाहिए, ये होना चाहिए। हाँ हाँ बिल्कुल, ये तो मुफ्त का खा रहे हैं जी, जितने भी पॉलिटिशियन विधायक बन गए लाखों में खर्चे हो गए, मिल रहे हैं, हर चीज मिल रही है जी, पर जो एक्चुअल में जिनको जरूरतमंद है उनको तो कुछ नहीं मिलता। मिलना चाहिए, उनको मिलना चाहिए। और कोई आपको लगता है जो आपको ऐसा दर्द जो जिंदगी का जो आपके समाज के साथ शेयर करना चाहते हैं? नहीं, वो तो सब ऐसे ही है, छोटे मोटे दर्द तो चलते रहते, जिंदगी के साथ चलते, वो चलते रहते, वो तो जिंदगी है, जिंदगी की छोटी बिना जिंदगी दर्द के तो जिंदगी का मैंने भी कुछ नहीं। मुस्कुराते रहो, दर्द कम होता रहेगा, दर्द कम होता रहेगा। हाँ, मुस्कुराते रहो, दर्द बिल्कुल मुस्कुराहट से ही मैं वो करता। जी 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 जी, आप एक कविता सुना दें आप। एक छोटी सी कविता लिखी है मैंने जी, सुख के ऊपर जी। आपको सुख चाहिए जी? हाँ जी चाहिए जी जी, हाँ जी 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 जी। तो मैंने लिखा है, इतिहास के अनुसार जी कल सुख था जी, वैज्ञानिकों के अनुसार कल सुख होगा जी, लेकिन तन मन स्वस्थ है तो हर रोज हर पल सुख है जी। आज भी सुख है, कल भी सुख रहेगा, लेकिन इसके लिए जरूरत है तो सकारात्मक सोच की जी, और उससे भी ज्यादा जरूरत है जुबान पर निगरानी की जी। सोच समझ कर ना खाने वाला, जरूरत से ज्यादा खाने वाला जी, और तोल कर ना बोलने वाला, जरूरत से ज्यादा बोलने वाला जी। अतीत में भी परेशान था जी, वर्तमान में भी परेशान है जी, परेशान है और भविष्य में भी परेशान रहेगा जी। जुबान पर निगरानी रखो, सबसे बड़ा सुख है जी जी जी। मतलब लबो लबाज, बिल्कुल, ये तो जुबान जी छोटी सी चीज नहीं है, दिखती छोटी है, पर दुनिया सारी इस जुबान के ऊपर चल रही है जी। इसका जुबान का महत्व बहुत है जी। इंसान, जुबान जो है इंसान को जमीन से ऊपर भी उठा देती है और ऊपर से नीचे भी उठा देती है जी। स्वस्थ बंदे को बीमार भी कर देती है और बीमार बंदे को स्वस्थ भी कर देती है। ये जुबान ही है, जो आप खाओगे वो सोच समझ के खाओ और जो बोल रहे हो वो सोच समझ के बोलो जी जी। सर, हमारा कार्यक्रम जो है हर रविवार आपकी बात जो है अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंच गया है। आप और कुछ संदेश देना चाहते हैं? बस मैं तो एक ही आजकल की जनता के ऊपर और बुजुर्गों को एक ही संदेश देना चाहूंगा जी, कि गवर्नमेंट हमारे लिए कुछ करती या नहीं करती जी, हमें आपस में मिलके टाइम गुजारना है जी। तो जब गवर्नमेंट करेगी तो जब टाइम आएगा तो और देखा जाएगा क्या करती क्या नहीं करती, पर उम्मीद तो कोई नहीं है कि वो आप खाने पीने में लूट में आप फंसे हुए हैं जी, आप ही कर रहे हैं, उनको दूसरों से मतलब ही नहीं है। मतलब समाज का लबलबाज बिल्कुल नहीं है, मतलब खुद खड़े हो जाना चाहिए, बिल्कुल। क्या खड़े, आप अकेला क्या कर लोगे जी। पर एक बात, मैं गया था हैदराबाद, तो वहां पे एक बंदे को वो कहते, मैंने कहा यार बात ऐसी है, कहते हैं कि अकेला चना बाहर नहीं फोड़ सकता, पर मैंने उसको बोला, मैं क्या अकेला चना बाहर तो नहीं फोड़ सकता जी, पर ऐसे पौधे पैदा कर सकता है जहाँ पे ताकतवर छोले पैदा होते, चने पैदा होते हैं जी। वो आजकल की जनरेशन खाए तो ताकतवर तो होगी नहीं होगी जी जी जी। तो हमारी सोच ये होनी चाहिए ना, मतलब सकारात्मक सोच होनी चाहिए, बिल्कुल सकारात्मक सोच होनी चाहिए। चलिए, धन्यवाद आपको। हर रविवार आपकी बात में आज हमारे मेहमान थे अमरजीत सिंह कलिंगा जी, और हमें भरोसा है और विश्वास है कि ऐसे किरदार को हम आपके लिए लेकर आए, और इस बातचीत के अंदर जो प्रेरणा देने लायक कई पहलू हैं जो आपको पसंद आएंगे, और हम कोशिश करते हैं कि हर रविवार ऐसे चेहरों को हम आपके सामने लाएं जो समाज में कहीं ना कहीं जिंदा दिल इंसान हैं
और समाज को जिंदा दिली के साथ जी रहे हैं। चाहे बेशक समाज में फूल उनकी जिंदगी में ना आए हों, कांटे उनकी जिंदगी में आ गए हों, उनमें से भी वो फूल चुगने की हिम्मत रखते हैं, ताकत रखते हैं। अपनी जिंदगी को तो वो खुशहाल बना ही रहे हैं, साथ में समाज को भी नई जिंदगी दे रहे हैं, नई प्रेरणा दे रहे हैं, और कहीं ना कहीं उम्मीद की एक किरण जो है वो समाज में जगा कर रख रहे हैं। पूरा परिवार साथ में है अमरजीत सिंह जी के साथ में, उनके बच्चे, उनकी बेटी, उनके दामाद, तमाम सब लोगों का भी हमने परिचय कराया, और वो सभी लोग जो है वो शामिल है। और कहीं ना कहीं ये समाज को संदेश दे रहे हैं कि पूरा परिवार जो है वो एकजुट, एक मुट्ठी के रूप में जो है वो अगर रहता है तो वो परिवार की ताकत बनती है और परिवार में ऊर्जा भी रहती है। और कहीं ना कहीं जो समाज में जो नकारात्मक ताकतें जो है आ गई हैं, नकारात्मक जो ऊर्जाएं जो परिवार में जो है वो बनी रहती है, उनको निकालने का एक ही तरीका है कि हम संयुक्त रूप से जो है परिवार में रहें, बुजुर्गों के साथ रहें, नौजवान भी जो है बुजुर्गों के साथ रहें। क्योंकि मेरा मानना है कि अगर नौजवानों के साथ बुजुर्ग रहते हैं तो ईश्वर का आशीर्वाद उस पूरे परिवार पे होता है। लेकिन यहाँ इस पृथ्वी पर जिसकी संरचना ईश्वर ने की है, नीचे अगर बुजुर्गों का आशीर्वाद उनके साथ है तो मैं मानता हूं कि दोनों, भगवान का और बुजुर्गों का आशीर्वाद प्लस हो जाता है, और उनकी जिंदगी की जो बाधाएं जो है अगर कहीं उनके जीवन में आती हैं तो कहीं ना कहीं वो अपने आप जो है बाधाएं जो है वो दूर बन जाती हैं, और वो जो बाधाएं जो है कहीं ना कहीं जो है वो उनकी जिंदगी में खुशहाली ले आती है। ऐसा उनके जीवन परिचय से जो है ये निकल कर आया, और ये संदेश भी समाज को है। दूसरी बात, हमने उनसे जाना कि वो पेशावर में उनका जन्म हुआ था। जब पेशावर में उनका जन्म हुआ, 2 साल के जब थे तो भारत पाकिस्तान का जो पार्टीशन हुआ उस दौरान जो है वो भारत में आ गए। बड़ा दर्दनाक वो माहौल था। हालांकि वो छोटे थे, उनको कुछ याद नहीं है, लेकिन जो भी हमारे बुजुर्ग उस समय का जो किस्सा बताते हैं, काफी दर्दनाक जो है वो हमारे देश के इतिहास में वो दर्ज हो गया, वो पीड़ा देने वाला हिस्सा है, उसका भी हमने जिक्र किया। उसके साथ ही जो है उन्होंने अपनी सेवाओं में जो एयरफोर्स में जो सेवा की उसका जिक्र किया। उसके साथ साथ उन्होंने अपने स्कूल का जिक्र किया, कहाँ उनका स्कूल था, कौन से अध्यापक थे, और अध्यापक इंग्लिश के अध्यापक थे। सर क्या नाम था, एक बार बता दीजिए। मिस्टर कॉल थे। वो बहुत अच्छा इंग्लिश का पढ़ाते थे, लेकिन कई बार जो है बच्चों को आजादी दे देते थे, उसका फायदा भी उठाते थे। तो अच्छे अध्यापक और अच्छे ये एक जो छात्र है, कहीं ना कहीं ये उसका एक जो है वो उदाहरण भी है। दूसरी चीज उन्होंने कहा कि जैसे आज इंटरनेट के जमाने में जो है वो लोग मोबाइल में खोए रहते हैं, और मोबाइल में जो है दूर हो गए, मतलब फिजिकली खेलना कूदना नहीं होता, और कहीं ना कहीं फिजिकली खेलना कूदना नहीं होता तो कहीं ना कहीं बच्चे जो है ना वो उनका जो है वो शरीर का जो है वो विकास नहीं हो पाता। तो सर ने बताया कि वो जब छोटे थे, स्कूल में पढ़ते थे, तो गिल्ली डंडा खेलते थे और तमाम चीजें खेलते थे। और कई बार उन्होंने बताया कि वो राज कपूर की फिल्में उनको बहुत अच्छी लगती थी, गाना भी उन्होंने सुनाया था, वो भी हमने अपने दर्शकों को सुनवाया। और वो स्कूल से जो है ना, वो कहते हैं ना, पता नहीं आजकल के वो पहले स्कूल से वो रफू चक्कर हो जाते थे और पिक्चर भी देखते थे, वो भी उन्होंने जिक्र किया अमरजीत सिंह जी ने, हमारे दर्शकों को अच्छा लगा होगा। दूसरी बात, एयरफोर्स में थे तो कितनी वो एकदम अलर्ट रहते थे, अपनी जो है देशभक्ति जो है उनके अंदर जो है कूट कूट के भर गई। जब पाकिस्तान जो चाइना का जो है वार हुआ भारत के साथ में, तो वहां से उनको प्रेरणा मिली एयरफोर्स में जाने की, और पूरी देश प्रेम और जो है देशभक्ति जो उनके दिल में झलकती थी। और उन्होंने कहा पूरे अलर्ट होके जब रडार पर उनकी ड्यूटी रहती थी तो पूरे अलर्ट रहते थे। दूसरी चीज कि उनके जीवन का जो हिस्सा जो है, जो उनको दर्द देके गया, उनका उन्होंने जिक्र किया। और मैं इस वक्त जो है इस इंटरव्यू के आखिर में हम लोग पहुंच गए हैं। उस पुण्य आत्मा जो इनकी जीवन साथी थी, इनकी पत्नी थी, वो जिस भी लोक में होंगी, डे नाइट इंडिया टीवी उनको जो है इस मौके के ऊपर याद कर रहा है, और उनको अपनी ओर से जो है भावभीनी जो है वो श्रद्धांजलि भी दे रहा है, और उनका आशीर्वाद जो है इस पूरे परिवार पे बना रहे। और हम जो है लगातार जो है ऐसी पुण्य आत्माओं को जो है हम उनका आशीर्वाद मिलता रहे पूरे परिवार में, उनको हम याद करते रहें,
ये कुछ हमारे जीवन के कुछ ऐसे क्षण होते हैं जब हम अपने आप को जो है वो भावुक होने से रोक नहीं पाते। उनकी याद आती है हमें, लेकिन हम उनको याद करते रहे हैं। सर, जीवन में जब ऐसे पल आते हैं जो हमारे बीच में नहीं होते, लेकिन हम उनको याद करते हैं और भावुक हो जाते हैं। और जब हम भावुक हो जाते हैं तो कहीं ना कहीं उस पुण्य आत्मा को जो हम याद करते हैं, जो हमारे बीच में नहीं है, जो हमको छोड़ के चली जाती है, लेकिन उनका जो आशीर्वाद जो हमें हमेशा मिलता है, जीवन भर मिलता है। और वो आशीर्वाद जब काम करता है हमारे, जब हम कष्टदायक दिनों में दौर से गुजरते हैं, तो वो आशीर्वाद कहीं ना कहीं जो है हमें सफलता दिलाता है और हमें जीत दिलाता है। और हम इस परिवार में बैठे हैं और ये बड़ा ही भावुक क्षण है कि जब हम उन पुण्य आत्मा को याद कर रहे हैं तो सभी लोग यहाँ पर जो है वो भावुक हो गए हैं। और अमरजीत सिंह जी का जो जीवन है कहीं ना कहीं समाज को प्रेरणादायक है और प्रेरणा देने वाला है। उन्होंने जैसा कहा कि वो साहित्यकार भी हैं, पत्रकार भी हैं, और उन्होंने बड़ी मजबूती से कहा कि सरकार जो है नई मीडिया पॉलिसी जो है जल्द लागू करे और उसके अंदर जो है पत्रकारों की जो सुरक्षा की जो बात है वो भी पुख्ता ढंग से जो है उस पर कानून बनाए। और साथ में जो है ऑनलाइन मीडिया, जो थर्ड मीडिया का जो मांग पत्रकार उठा रहे हैं, उसको सरकार जो है जल्द से जल्द उसको जो है मान्यता दे और उन मीडिया चैनलों को मजबूत करे। और सबसे बड़ी बात जो आखिर में जो उन्होंने कहा कि वो सीनियर सिटीजन है, मैं उनका सम्मान करता हूँ और ईश्वर से मैं कामना कर रहा हूँ, डे नाइट इंडिया परिवार उनके साथ खड़ा हुआ है। हमारे दर्शक जो हैं, जो इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, मैं उनसे भी अपील करूंगा कि वो अमरजीत सिंह जी के लिए जो है वो भगवान से स्वस्थ रहने की जो है दुआ मांगे, और ताकि वो जो जिस काम का जो उन्होंने बीड़ा अपने हाथों में लिया है कि बुजुर्ग लोगों के लिए जो है वो सेवा कर रहे हैं, कि जो उम्रदराज लोग हैं उनकी मदद की जाए, ताकि जो ये जो जीवन का ये जो हिस्सा होता है, जिस जीवन पड़ाव पर जो इंसान पहुंचता है, इस समय बुजुर्ग लोगों को मदद की बहुत जरूरत होती है। और इसमें यदि कोई सबसे पहले मदद कर सकता है तो वो हमारे परिवार के लोग कर सकते हैं, हमारे नौजवान पीढ़ी कर सकती है। तो इस कार्यक्रम के माध्यम से हम ये भी अपील करना चाहते हैं कि यदि हमारे परिवार में बुजुर्ग हैं तो हम उनको फूलों की तरह रखें, क्योंकि बुजुर्ग ही ऊपर भगवान है, तो नीचे यदि कोई धरती के ऊपर कोई भगवान है तो बुजुर्ग हैं, वही हमारे भगवान हैं। उनका आशीर्वाद हमारे ऊपर सदैव बना रहना चाहिए। आज हमने अमरजीत सिंह जी को आपके सामने लाए। मुझे उम्मीद है कि हर रविवार आपकी बात में उनका जो सारा जीवन परिचय है आपको प्रेरणा देगा, आपको अच्छा लगेगा। और यदि आप हर रविवार आपकी बात में शामिल होना चाहते हैं, अपने सुझाव देना चाहते हैं, तो आप हमारे ईमेल एड्रेस पर संपर्क कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9899011836। ये व्हाट्सएप नंबर है, इसके ऊपर भी संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा नए साल पर हर संस्थान जो है अपने नए नए कार्यक्रमों को लेकर आता है, तो हम अपने दर्शकों को बता देना चाहते हैं कि हम आने वाले समय में ऐसे लोगों के लिए 2 कार्यक्रम हम लाने वाले हैं। एक कार्यक्रम का नाम होगा मेरी आवाज़ सुनो। ये ऐसे लोगों की आवाज़ होगी जिनको हकीकत में समाज में मदद की जरूरत होगी, और कहीं ना कहीं उन समाज सेवियों के ऊपर भी सवाल उठाएगा और सरकार के ऊपर भी सवाल उठाएगा कि सरकार जो दावा कर रही है कि हम उन लोगों की मदद कर रहे हैं, लेकिन मदद के नाम पर जो मामला उनका जीरो होते हैं, और जो उसको मदद चाहिए वो मदद के लिए दर दर भटकते रहते हैं। ऐसे लोगों के लिए जो हमारा जो अगला कार्यक्रम आने वाला है, मेरी आवाज़ सुनो, यदि इसके संबंध में यदि आप लोग कोई सुझाव दे सकते हैं, इस कार्यक्रम में आप अपनी भागीदारी
करना चाहते हैं तो आप हमारे ईमेल एड्रेस पर जो है वो संपर्क कर सकते हैं। हर रविवार आपकी बात में आज बस इतना ही। अगले रविवार को नई शख्सियत के साथ, नए व्यक्तित्व के साथ, नए मेहमान के साथ एक बार फिर हाजिर होंगे आपके साथ। मैं हूं आपका दीनदयाल, डे नाइट इंडिया टीवी के लिए हर रविवार आपकी बात आपके साथ। जिंदगी का आखिरी पड़ाव, ये मुझे अमरजीत सिंह जी के, इन्होंने मुझे सप्रेम भेंट की है और ये मेरे लिए वो अमूल्य उपहार है, वो मेरा जीवन का बड़ा उपहार है और इसको मैं हमेशा याद रखूंगा। और इसकी एक एक जो कहानी, जो जिंदगी की जो जद्दोजहद इसके अंदर दर्ज है, उसको पढ़ूंगा और समाज के सामने ले जाऊंगा। मैं एक बार फिर से डे नाइट इंडिया परिवार जो है, इस किताब को आपने मुझे सप्रेम भेंट किया है और इसके लिए बहुत आभारी है। और जो आपने मेरे कांधे के ऊपर जो एक समाज की जो जिम्मेदारी डाली है, तो डे नाइट इंडिया टीवी जो है आपको वायदा करता है उस जिम्मेदारी को पूरे ढंग से, पूरी मजबूती से हम लोग निभाएंगे।